देखो, जो पैरासाइटोलॉजी का जो टॉपिक है उसको लोग बहुत ही हार्ड मानते हैं, क्योंकि जितने भी पैरासाइट हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, उनका लाइफ साइकिल आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और वो सारी चीज़ें याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोगों को हार्ड लगता है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अभी पैरासाइटोलॉजी का जो एक टॉपिक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक पैरासाइट है। ठीक है, अब जैसा कि नाम में लिखा हुआ है ये एक क्या है, अमीबा है। और अमीबा की खास बात ये होती है कि अमीबा की जो शेप होगी वो इर्रेगुलर शेप होगी, इस तरीके से होगी, और इस तरीके से ये जो है मूवमेंट करेगा। तो इसके ये जो साइड वाले ये जो इर्रेगुलर जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये वाले जो है इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, ये लोकोमोशन में जो है वो इसकी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करना, एक पोजीशन से दूसरी जगह पे जाना, इसको लोकोमोशन बोलते हैं। और लोकोमोशन में इसकी हेल्प कौन करता है, तो स्यूडोपोडिया जो है वो इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब अमीबा जो है वो मेनली दो टाइप की मिलेंगे, एक तो इंटेस्टाइनल अमीबा। अब जैसे कि नाम में है इंटेस्टाइनल, तो ये इंटेस्टाइन में मिलेगा। और इंटेस्टाइन में भी कौन सी में, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। ठीक है, और इसका एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ओनली पैथोजन। ये एकमात्र एग्जाम्पल है, ये एकमात्र अमीबा है जो कि क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है। तो ये हो गया। और एक इंटेस्टाइनल अमीबा है, दूसरा है अपना फ्री लिविंग अमीबा, यानी ये किसी भी जो है एनिमल में नहीं मिलेगा, ये फ्रीली बाहर बॉडी से बाहर मिलेगा, जैसे कि सोइल में या किसी सरफेस पे मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री लिविंग अमीबा। ठीक है, अब ये नॉर्मली जो है वो डिजीज़ कोज नहीं करता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जैसे कि कोई HIV इन्फेक्टेड है, अब HIV इन्फेक्टेड होगा तो उसकी इम्यूनिटी पहले से कम होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इससे फाइट नहीं कर पाएगा। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट को डिजीज़ कोज करते हैं उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। तो ये जो फ्री लिविंग अमीबा है ये भी क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है। ठीक है, अब इनके 3 एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखने हैं, एक एंथमीबा, निग्लेरिया फोलेरी और एक बेलेमुथिया। ये 3 एग्जाम्पल जो है वो अपने को याद रखने हैं, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की कुछ सब स्पीसीज़ भी हैं। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिस्पर, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब ये सब स्पीसीज़ है, याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, पर एक बार देख लेना। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये मेनली ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर 2 तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है या 2 डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, पहला है अमीबिक डिसेंट्री और दूसरा है अमीबिक लीवर एब्सेस। ये 2 डिजीज़ जो है वो ये कोज करता है, अमीबिक डिसेंट्री और अमीबिक लीवर एब्सेस। ठीक है, अब एक तो होता है डायरिया, ठीक है, और एक होता है डायसेंट्री। अब ये 2 टर्म आपको देखने को मिलेगी, ये होती सेम ही है। ठीक है, अगर पेशेंट को बार बार वाटरी स्टूल आ रहा है, ठीक है, वाटरी स्टूल आ रहा है नॉर्मली, तो उसको बोलते हैं डायरिया। लेकिन अगर वाटरी स्टूल के साथ म्यूकस, अगर म्यूकस प्लस ब्लड आ रहा है, बहुत सारा म्यूकस और कुछ ब्लड आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, डायसेंट्री। तो ये इसमें फ़र्क है डायरिया में और डायसेंट्री में। तो मैंने आपको बताया कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो 2 डिजीज़ कोज करता है, एक तो अमीबिक डायसेंट्री और दूसरा करता है अपना कौन सा, अमीबिक लीवर एब्सेस। ठीक है, अब अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मेनली इसका जो लाइफ स्टाइल है उसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। पहला है ट्रोफोजोइट, ठीक है, पहला ट्रोफोजोइट, और दूसरा है प्रीसिस्ट, और प्रीसिस्ट से बनेगा कौन सा, अपना सिस्ट बनेगा। तो ये 3 जो है वो स्ट्रक्चर या 3 स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती है इसके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। अब ट्रोफोजोइट की अगर बात करें, अब ये ट्रोफोजोइट जो है वो इन्वेजिव फॉर्म है। इन्वेजिव का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुसना या इन्वेड करना। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हमारी गट है, ये गट की ल्यूमेन है, इसके अंदर ये जो ट्रोफोजोइट पड़ा होगा ये जो वॉल है, जो गट की वॉल है उसको क्रॉस कर जाएगा या उसको इन्वेड कर जाएगा। तो ये केवल ट्रोफोजोइट ही कर सकता है, इसीलिए इसको इन्वेजिव फॉर्म बोला गया है। ठीक है, और ये फीडिंग फॉर्म भी है और रेप्लिकेटिंग फॉर्म भी है। ये 2 नाम और याद रख लेना, लेकिन मेनली इन्वेजिव फॉर्म अगर पूछे तो वो कौन सी है, ट्रोफोजोइट है। अब यहाँ पे इसका साइज़ भी दिया हुआ है जो 12 से 60 माइक्रोमीटर का है, ये डायमीटर है इसका, और इसकी एवरेज दी हुई है। अब ये बहुत बार पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मेन बात इसकी ये है कि इसमें जो है वो सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। सिंगल न्यूक्लियस अगर देखने को मिले तो वो क्या होगा, ट्रोफोजोइट होगा। और इसकी शेप की अगर बात करें तो ये कार्ट व्हील शेप
जो है वो इसकी होगी, यानी कि जो कार्ट होती है उसकी व्हील के शेप का ये देखने को मिलेगा। तो ये बात होगी ट्रोफोजोइट की। अब इसमें ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म की भी बात करी हुई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर देखें तो इसमें एक तो एक्टोप्लाज्म होगा, है ना, जो बाहर की तरफ होगा वो तो एक्टोप्लाज्म होगा, ठीक है, और अंदर की तरफ होगा वो होगा कौन सा, एंडोप्लाज्म। तो इसका एक्टोप्लाज्म जो है वो एकदम क्लियर मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्म होगा वो थोड़ा सा ग्रेन्युलर मिलेगा। ग्रेन्युलर का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा अपने को, पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें अपीयर्स एज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फूड वैक्यूल अपने को मिलेगी, इसीलिए वो अपने को कैसा मिलेगा, ग्रेन्युलर जो है वो मिलेगा। तो ये आप याद रखो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगर स्यूडोपोडियम की बात करें हम एंटीमीबाइस्टोलिटिका की, तो इसमें क्या होगा, एक तो ये एक्टोप्लाज्म में मिलेगा, यानी बाहर वाले पार्ट से जो है वो स्यूडोपोडियम बनेंगे, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स इसमें होगी, ठीक है। और ये किस में काम करेगा, ये लोकोमोशन में जो है वो इसकी हेल्प करेगा। और इसकी मूवमेंट कैसी होगी, स्यूडोपोडियम की वजह से अमीबा की मूवमेंट कैसी होगी, तो वो होगी एक्टिव, यूनिडायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव एंड पर्पसफुल मूवमेंट इसकी देखने को मिलेगी। तो ये इसकी मूवमेंट है, मूवमेंट का टाइप मान सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इसका लाइफ साइकिल जो चलेगा उसमें तीनों स्टेजेस कौन कौन सी किस किस में चेंज होगी वो देखो। तो सबसे पहले ट्रोफोजोइट आएगी, ठीक है। ट्रोफोजोइट चेंज होगी प्रीसिस्ट में, और प्रीसिस्ट चेंज होगी सिस्ट में। अब इसमें प्रीसिस्ट काम की चीज़ नहीं है, ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। और ट्रोफोजोइट के बारे में हमने देख लिया। अब बात करें सिस्ट की, तो सिस्ट जो है वो मैन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर पूछे कि इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, तो हम बोल देंगे क्या, सिस्ट जो है वो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। इन्फेक्टिव फॉर्म का मतलब कि हमें इन्फेक्शन कौन सी फॉर्म से होगा, तो हमें जो है वो सिस्ट अगर हमने खा लिया या कैसे भी बॉडी के अंदर अगर चला गया सिस्ट, तो ही अपने को इन्फेक्शन होगा। इसलिए इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो कौन सी होगी, वो सिस्ट होगी। और सिस्ट में भी एक खास जो है वो सिस्ट होगा, वो होगा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। यानी कि क्वाड्री का मतलब चार, यानी कि 4 न्यूक्लियस वाला जो सिस्ट होगा वही क्या करेगा, अपने को इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। और डायग्नोस्टिक फॉर्म भी यही है। अब इन्फेक्टिव फॉर्म भी सिस्ट है और डायग्नोस्टिक फॉर्म भी क्या है, वो भी सिस्ट है। यानी कि हम पता करेंगे ना कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है, तो हम डायग्नोस भी किस चीज़ का करेंगे, सिस्ट का करेंगे। यानी कि हम सिस्ट को ही देख के बताएंगे कि ये इन्फेक्शन जो है वो इसका हो रखा है अपने को। अब ये किस में मिलेगा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सिस्ट है अपने को फीसेस में देखने को मिलेंगे। अब इसका डायमीटर भी दिया हुआ है, 10 to 20 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। एवरेज इसका दिया हुआ है, ये याद रखने वाली बात है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेवर इन्वेड इंटेस्टाइनल वॉल। अब ये जो सिस्ट है ये कभी भी इन्वेड नहीं करेगा किसको, इंटेस्टाइनल वॉल को। ये सीधा के सीधा किस में आ जाएगा, स्टूल से बाहर आ जाएगा, और वहाँ से हम इसको डायग्नोस कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी एक माइन्यूटा फॉर्म भी होती है जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई याद रखना चाहे तो ये लाइन लिखी हुई है, याद कर सकते हो। अभी ये ट्रोफोजोइट और सिस्ट के डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। ये ट्रोफोजोइट है। अब इस ट्रोफोजोइट में मैंने आपको बताया कि एक तो ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म होगा जो कि बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो बाहर प्रोसेस निकला हुआ है ये इरेगुलर, इसको क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियम, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और साइटोप्लाज्म का जो अंदर वाला पार्ट है वो कौन सा होगा, एंडोप्लाज्म होगा। और एंडोप्लाज्म जो है वो ग्रेन्युलर फॉर्म में मिलेगा, किसकी वजह से, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी वजह से ये जो है वो ग्रेन्युलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। और इसमें एक न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलेगा, एक ही न्यूक्लियस इसमें मिलेगा। तो ये है स्ट्रक्चर किसकी, ट्रोफोजोइट की। ये इन्वेजिव फॉर्म है, मैंने आपको बताया। और ये लास्ट वाली स्ट्रक्चर है वो है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट की। जैसे कि नाम में है 4 न्यूक्लियस होंगे इसमें, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ये दोनों इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आते हैं इसमें लाइफ साइकिल में। तो जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट में आपने देखा होगा कि इसमें एक तो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है और एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, लेकिन इसमें वो चक्कर नहीं है। इसमें ये सारा का सारा जो इसका लाइफ साइकिल है वो सिंगल होस्ट में गुजरेगा, और वो भी किसमें, मैन के अंदर इसमें पूरा लाइफ साइकिल इसका निकल जाएगा। और इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म मैंने आपको बताई वो क्या है, मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है, ठीक है। और ये जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है इसको कौन कौन सी चीज़ें जो है इसको नष्ट नहीं कर सकती, इसको डैमेज नहीं कर सकती। तो एक तो क्लोरीनेशन से ये जो है वो डैमेज नहीं होगा, या क्लोरीनेशन से ये किल नहीं होगा। यानी कि जो पानी हम पीते हैं,
ठीक है, जो पानी हम पीते हैं उसको साफ़ करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इसको क्लोरीनेशन करते हैं। तो क्लोरीनेशन से ये सिस्ट का कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, ये वैसा का वैसा रहेगा। और एक है गैस्ट्रिक एसिडिटी, यानी कि जो HCl है अपने जो स्टमक का HCl है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और साथ में डेसिकेशन, डेसिकेशन होता है सूखना, अगर इसको सुखा दिया जाए, अगर धूप में पड़ा रहे बहुत सारे दिनों तक तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसको किल नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमारे अंदर ये इन्फेक्शन कोज करेगा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ओरोफिकल रूट से फैलता है। ओरोफिकल का रूट का मतलब है, ओरो मतलब ओरल यानी कि मुंह से। अगर हम कुछ ख़राब चीज़ खा लेंगे या कुछ जो सड़ा गला खाना खा लेंगे या जो कंटामिनेटेड वाटर है, जो ख़राब पानी है उसको पी लेंगे मुंह से, तो ये अपने को हो सकता है, ये डिजीज़ अपने को हो सकती है। और फिकल रूट का मतलब है कि ये एनस से भी फैल सकता है, या बच्चों में या फिर जो होमोसेक्सुअल होते हैं उसमें, और इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये बिल्कुल नहीं फैलता है। तो इसका मोस्ट कॉमन जो रूट है वो कौन सा होगा, ओरोफिकल रूट होगा। ठीक है, अब ये फैलता किससे है, तो ये जो है वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। जो ख़राब पानी और ख़राब खाने से ये फैलता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसका कोई भी खास वेक्टर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मलेरिया है उसका वेक्टर कौन सा होगा, तो वो होगा कौन सा, फीमेल एनाफ्लीज होगा। और जो डेंगू है, डेंगू का वेक्टर कौन होगा, तो वो होगा उसका फीमेल एडीज़। और जो फाइलेरियसिस है उसका होगा कौन सा, फीमेल क्यूलेक्स। ये बातें भी आपको याद रखनी है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के केस में कोई भी वेक्टर नहीं होगा, यानी हम खुद से ही जब ख़राब पानी या ख़राब भोजन को खाएंगे तभी हमारे अंदर इन्फेक्शन होगा। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक वेक्टर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शन में कई बार पूछ लेते हैं। अभी एक्सिस्टाइजेशन और एनसिस्टाइजेशन की कुछ ये जगह दी हुई है कि कहाँ पर एनसिस्टाइजेशन होगा, ये आपको याद रखनी है, तो आप याद रख सकते हो, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इसका लाइफ साइकिल है कि ये किस तरीके से जो है बॉडी में एंटर करता है और किस तरीके से इन्वेड करता है। तो ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है, ये बॉडी में घुसेगी सबसे पहले, फिर ये स्टमक में आएगी, यहाँ का HCl इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो ये आगे चली जाएगी, आगे ये चेंज होती और आगे चलती जाएगी और ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी और यहाँ से निकल के और ये फिशेस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे इसमें 2 चीज़ें मिलेगी, तो एक तो इसमें टेट्रा न्यूक्लिएटेड या क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट मिलेगा, और साथ में कुछ ट्रोफोजोइट्स हैं वो बच जाएंगे, बाकी सारे इन्वेड कर जाएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वो भी तो बाहर आएंगे, तो वो भी इसमें जो है बाहर आ जाएंगे। तो बाहर मेनली 2 चीज़ें मिलेगी, फिशेस के अंदर 2 चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। एक तो कौन सा सिस्ट मिलेगा, जो कि कौन सा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, और एक मिलेगा ट्रोफोजोइट। ठीक है, मेनली इसमें सिस्ट मिलेगा लेकिन ट्रोफोजोइट भी मिलेगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो देखकर हम पता लगाएंगे, ये दोनों चीज़ों से हम डायग्नोसिस इसका करेंगे। अब अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि ये किस तरीके से डिजीज़ कोज करता है, तो सबसे पहले अमीबिक डायसेंट्री की बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो ट्रोफोजोइट है वो इन्वेजिव फॉर्म है, यानी कि ये जो हमारी गट की म्यूकोसा है, जो गट की वॉल है, उसको क्रॉस करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है कि ये जो ट्रोफोजोइट है वो सिक्रीट करता है कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जैसे कि सड़ना, तो ये क्या करेंगे कि ये जो गट की जो वॉल है उसको डैमेज कर देंगे और कुछ यहाँ पे अल्सर क्रिएट हो जाएगा। अल्सर का मतलब घाव क्रिएट हो जाएंगे, और वो किस शेप के होंगे, वो फ्लास्क शेप्ड अल्सर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, और उसके थ्रू ये क्या करेंगे, ये जो ट्रोफोजोइट है वो गट की ल्यूमेन से गट की वॉल के अंदर एंटर हो जाएगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोजोइट एंड ब्लड। अब जैसे ही ये जो गट की वॉल है इसमें डैमेज होगा, जो घाव होगा, अल्सर जो होगा, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ये ब्लड और कुछ म्यूकस ये क्या करेंगे, ये स्टूल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, अमीबिक डायसेंट्री, हम इसको बोल देंगे। तो ये है अमीबिक डायसेंट्री। और नेक्स्ट है इसका अमीबिक लीवर एब्सेस। अब इसमें क्या होगा कि जो ट्रोफोजोइट है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर घुस गए थे वाया अल्सर, वो वहाँ से फिर लीवर में चले जाएंगे और लीवर में जाके डिवाइड होंगे, और इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अमीबिक लीवर एब्सेस बोल देते हैं। तो इसका मेनली जो एक
जो पैथोजेनेसिस है वो याद रखना है कौन सा, अमीबिक डाइसेंट्री। तो ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। अब ये सेम लाइन लिखी हुई है कि ट्रोफोजोइड्स इन्वेड कोलन म्यूकोसा। कोलन किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये कोलन की म्यूकोसा को जो है वो डैमेज करेंगे और इसको इन्वेड कर जाएंगे और प्रोड्यूस फ्लास्क लीजन, फ्लास्क शेप के लीजन बनाएंगे या अल्सर क्रिएट करेंगे। और इसी से क्या होगा, कोज ब्लडी डायरिया, यानी कि जो ब्लड है वो अपने जो है वो स्टूल में देखने को मिलेगा। तो इसी को हम बोल देंगे क्या, अमीबिक डाइसेंट्री इसको बोल देंगे। अब बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, तो मेनली दो होंगे। एक तो एसिम्प्टोमेटिक अमीबियासिस, यानी कि वो अमीबियासिस जिसमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मेनली 90% जो पर्सन होंगे उसमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, उसमें अमीबियासिस तो होगा लेकिन सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। तो मोस्टली पेशेंट इसी टाइप के होंगे। लेकिन जो 10% बच गए, अप्रॉक्सीमेट 10%, वो होंगे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, यानी कि इसमें अपने को सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे और हमें डाइसेंट्री भी देखने को मिलेगी। और इसके हमें 4 जो है वो क्लिनिकल फॉर्म देखने को मिलेगी। इसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट है कौन सी, अमीबिक डाइसेंट्री। इसमें ब्लडी डायरिया मिलेगा विद म्यूकस और कुछ पस सेल्स भी मिलेगी। तो ये होगा कौन सा, अमीबिक डाइसेंट्री। और इसमें जो पस सेल्स मिलेगी, ये जो पस अपने को देखने को मिलेगा, ये भी एक खास टाइप का है जिसको हम बोलेंगे एंकोवे सोस पस। अब ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो आपको याद रखने की इसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ये है कि हम इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो देखो, इसके लिए हमें सैंपल चाहिए। तो हमारा जो स्पेसिमेन ऑफ चॉइस होगा, जो सैंपल हम लेंगे वो लेंगे स्टूल सैंपल, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है तो ये स्टूल के थ्रू ही बॉडी से बाहर आएंगे। तो हम क्या लेंगे, स्टूल सैंपल लेंगे। और हम क्या करेंगे कि 3 स्टूल सैंपल लेंगे, वो भी लगातार 3 दिन तक, ठीक है, यानी कि डेली एक स्टूल सैंपल लेंगे। 3 कंजिक्यूटिव डेज तक हम एक सैंपल लेंगे। तो हम टोटल 3 जो है वो स्टूल सैंपल लेंगे। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अमीबा सेड इंटरमिटेंटली, यानी कि अमीबा किस टाइम स्टूल में आएगा, किस दिन आएगा, तो वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम लगातार 3 दिन तक सैंपल लेंगे ताकि हमारे चांसेस जो है वो बढ़ जाए। और इसमें क्या है कि जैसे ही हमारे पास स्टूल सैंपल आएगा, हम 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी टेस्ट लगाने होंगे, जो भी डायग्नोसिस हमें देखना है, जो सिस्ट देखना है, जो भी करना है, वो हम 1 से 2 घंटे के भीतर करेंगे। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम ये नहीं कि इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे, इसको फ्रीज में नहीं रखेंगे। रेफ्रिजरेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड, फ्रीज में नहीं रखेंगे। अगर इसको हमें कुछ टाइम लग रहा है तो हम क्या करेंगे कि प्रिजर्व्ड इन पॉलीवाइनिल एल्कोहल, पॉलीवाइनिल एल्कोहल, मरथायोलेट आयोडीन और फॉर्मेलिन में इसको प्रिजर्व कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि स्टूल को प्रिजर्व किस में करते हैं। तो प्रिजर्वेशन के लिए हमें 3 केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो पॉलीवाइनिल एल्कोहल, और दूसरा मरथायोलेट आयोडीन, और तीसरा है फॉर्मेलिन। इन 3 केमिकल के अंदर हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखने की वाली बात यह है कि इसको हम रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, फ्रीज में इसको नहीं रखेंगे। जबकि हम यूरिन सैंपल को फ्रीज में रख सकते हैं, लेकिन स्टूल सैंपल को फ्रीज में हम नहीं रखेंगे। और एक आपको याद होगा कि CSF जो सैंपल है, CSF को भी हम जो है रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखने वाली बात है। और अदर सैंपल की अगर बात करें तो रेक्टल एक्जुडेट ले सकते हैं, या फिर जो कोलोनोस्कोपी से हमें टिश्यू मिलेगा, जो रेक्टल अल्सर टिश्यू मिलेगा, उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही रेयर है, मेनली स्टूल सैंपल ही जो है हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो पैरासाइट के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं, वो है कौन सा, वेट माउंट हम करेंगे। वेट माउंट का मतलब है कि हम सीधा का सीधा जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है उसको स्टूल में देखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेट माउंट। अब लैब में हम जो है वो 2 तरीके के वेट माउंट काम में लेते हैं। पहला तो सेलाइन वेट माउंट और दूसरा है कौन सा, आयोडीन वेट माउंट। अब अगर हमें ट्रोफोजोइड की मोटिलिटी अगर देखनी हो, है ना, अगर हम किसी भी फॉर्म की मोटिलिटी अगर देखनी हो कोई भी पैरासाइट की, तो हम हमेशा सेलाइन माउंट यूज़ करेंगे, सेलाइन वेट माउंट यूज़ करेंगे। और अगर सिस्ट की मॉर्फोलॉजी देखनी हो या सिस्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अपने को देखनी हो, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन माउंट, हम आयोडीन माउंट यूज़ करेंगे। तो हम वेट माउंट किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोफोजोइड एंड क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और इसी में हम जो ट्रोफोजोइड की मोटिलिटी के लिए सेलाइन माउंट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्ट, ये देखने के लिए हम आयोडीन माउंट का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से याद रखना पड़ेगा। अब ये है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके इन्फेक्शन के केस में अपने को एक ख़ास जो है वो क्रिस्टल देखने को मिलेगा। वो किस में मिलेगा, तो वो क्रिस्टल है चारकोट लेडन क्रिस्टल जो है अपने को देखने को मिलेगा। वो भी सेलाइन प्रिपरेशन जो है वो सेलाइन माउंट है, उसके अंदर अपने को
चारकोट लेडन क्रिस्टल देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपी जो है वो मेनली बहुत ही कम सेंसिटिव है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के केस में, इसलिए माइक्रोस्कोपी हम नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर अमीबिक लोड कम हो, अगर अमीबा की संख्या स्टूल के अंदर कम है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं या डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है वो स्टूल को कंसंट्रेट करेंगे, और इसके लिए हम कुछ कंसंट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मेथड मेनली यूज़ करते हैं वो है फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूल को कंसंट्रेट करने के लिए हम फॉर्मेलिन ईथर सेडिमेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये इसकी बात हो गई। बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसमें हम परमानेंट जो है वो परमानेंट स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब परमानेंट स्लाइड के लिए जो है वो परमानेंट स्टेन यूज़ करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें टिश्यू चाहिए। तो इसके लिए हम जो कोलोनोस्कोपी से जो टिश्यू मिलेगा वो यूज़ कर सकते हैं, और जो स्टूल है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों से हम परमानेंट स्टेन का यूज़ करके, जैसे कि ट्राइकोम, पास और HNE, इन स्टेन का यूज़ करके हम इसकी परमानेंट स्लाइड भी बना सकते हैं। तो उस तरीके से हम भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन मेनली इसका वही होता है, वेट माउंट वगैरह ही हम इसमें करते हैं। ठीक है, अब एक आता है स्टूल कल्चर, यानी कि इस स्टूल का हम कल्चर भी लगा सकते हैं। अब हालांकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं कि डायमंड मीडियम का यूज़ करके हम स्टूल कल्चर लगा देते हैं। ये कोई भी रूटीनली यूज़ होने वाला मेथड नहीं है। और एक दूसरा मेथड भी है, वो है आइसो एंजाइम एनालिसिस, या इसको जाइमोडीन भी बोलते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ से पढ़ लेना, एक बार रीडिंग इसकी लगा लेना। और एक इसमें मेनली जो है वो मोलिकुलर डायग्नोसिस भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है नेस्टेड PCR और एक होता है मल्टीप्लेक्स PCR। तो इस केस में हम नेस्टेड मल्टीप्लेक्स PCR यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम रियल टाइम PCR भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव इसमें होता है। तो ये सारी कहानी थी किसकी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। इसके मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताए, और आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, सीधे का सीधा याद कर सकते हो।